एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था, तो चलिए कुछ हमने देख लिए थे। आज हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि बच्चों हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? वो पैसा, वो अमाउंट जो बिजनेस या इंडिविजुअल अपनी जरूरतों को बढ़ाने के लिए खर्च करता है, राइट? जैसे कि गुड्स लेना, सर्विस लेना, ठीक है। हम अगर बिजनेस चला रहे हैं तो हम बल्क में गुड्स ले रहे हैं, तो हम इससे क्या होगा? इससे हमारा ये हुआ था एक्सपेंडिचर, लेकिन ये हमको क्या देगा? प्रॉफिट देगा, राइट? तो एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटल होता है, एक रेवेन्यू होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए हमको फायदा देते हैं, ठीक? तो लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देते हैं मतलब मान लीजिए अगर हमारी मशीन खराब हो रही है, हम उसको इम्प्रूव करा लिए, आज हमने खर्च किया पैसा इम्प्रूव कराने में, लेकिन वो हमको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देगी, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीदी, परचेज की, वो हमको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगी। ये हो गया हमारा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुए बच्चों? जो डेली ट्रांजेक्शन से बेस्ड है, ठीक है, जो डेली हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेंट पे किया है ना, सैलरी पे की, ये सब क्या हुई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो एक्सपेंडिचर क्लियर हुआ। हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जिससे हम डेली ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशन जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट हो गया, ये सब क्या हुआ? डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक ना, ऑपरेशंस हुए। तो इनको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस कहेंगे। लेते हैं कि एक्सपेंसेस क्या कह रहा है। एक्सपेंसेस है बच्चों द कॉस्ट विच बिजनेस इनकर ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस और यूजिंग फॉर गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ऐसे कॉस्ट जो बिजनेस इनकर कर रही है प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस में या यूज करने में सर्विस को, ठीक है ना, वो हो गए क्या? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से या सेल ऑफ गुड्स से, है ना, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया, ये सब क्या हुए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए? जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं रहते हैं, जैसे कि सैलरीज हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, रेंट हो गया, ये सब क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म है इनकम। तो इनकम क्या बच्चों? दैट अमाउंट विच इंक्रीज कैपिटल, ऐसा पैसा जो कैपिटल को इंक्रीज करता है, ठीक। मान लीजिए अगर कोई टीचर है, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, उसको मंथ के लास्ट में 20,000 रुपीज मिले, तो वो क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई सेलर है, उसने मंथ में 10,000 रुपए की सेल की, ये उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई, है। इनकम क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं लॉस। नेक्स्ट टर्म हमारा लॉस। तो लॉस क्या हुआ? व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड मोर देन रिवेन्यू, मतलब जब टोटल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंस है वो ज्यादा हो किससे? टोटल रिवेन्यू से, तब क्या निकलेगा जो हमारा? लॉस। तब हो जाएगी कंपनी लॉस में। और वहीं प्रॉफिट कब होगा? जब टोटल रिवेन्यू, जितनी भी इनकम है, रेवेन्यू है हमारी, वो ज्यादा हो टोटल एक्सपेंसेस से, जितने भी हमारे खर्चे हैं उससे ज्यादा हो क्या? रिवेन्यू। तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक। when excess when expenses incurred more than revenue, then this excess of expenses, जो expenses ज्यादा है वो अमाउंट क्या कहला जाएगा? लॉस कहला जाएगा, ठीक। और ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा। प्रॉफिट वहीं पे रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंसेस से, तो जो रेवेन्यू का अमाउंट होगा वो क्या कहला जाएगा? प्रॉफिट कहला जाएगा। एक वर्ड आता है बच्चों गेन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ गेन। तो गेन क्या होता है? गेन वो अमाउंट होता है जो हमें अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब जो बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड होता है, वो अमाउंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा गेन। तो जैसे मान लो बिजनेस के पास एक पुराना प्रिंटर रखा था, उसने उसको सेल कर दी, जो कि उसने खरीदी थी 15,000 में। 15,000 में मान लो उसने प्रिंटर खरीदा था, और अब
उसने उसको बेचा और उसको उसके अनएक्सपेक्टेड 17,000 मिल गए, तो ये जो 2,000 का अमाउंट है वो उसका गेन हो गया। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो सामान होते हैं, वो चीज होती है जिसे बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक ना, बाइंग और सेल किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है, ठीक ना। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है जो कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए जाएं। मटेरियल कैसे गुड्स कहलाएगा? मान लीजिए हमको फर्नीचर बनाना है ना, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमको क्या 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 लगेगा? लकड़ी लगेगी, स्क्रू लगेगा, ठीक है, प्लाई लगेगी, ये सब हमको लगेगी। ये सब क्या होगा? रॉ मटेरियल। इससे हम क्या करेंगे? फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे कि हम एक टेबल बना के तैयार कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्या? गुड्स, फिनिश्ड गुड्स हो गए, ये हो गए गुड्स। when goods are purchased it is written as purchase। अगर गुड्स खरीदे गए हैं तो परचेज अकाउंट में जाएंगे, और अगर गुड्स बेचे गए हैं तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया परचेज और सेल्स करना। और ऐसे गुड्स जो नहीं बिक पाए होंगे हमारे एंड ऑफ द ईयर तक, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, गुड्स क्लियर हुए, लॉस, प्रॉफिट, इनकम। हमारा परचेज, तो परचेज क्या होता है बच्चों? परचेज ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसे सामान होते हैं जिन्हें हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं ना, दोबारा बेचने के लिए। मान लो तुमने एक स्टेशनरी की शॉप ओपन की है जिसके लिए तुमने सामान खरीदा है, रीसेल करने के लिए, तुमने बेचने के लिए खरीदा, तो वो क्या कहलाया? परचेज कहलाया। लेकिन अगर तुमने वहीं पे स्टेशनरी की शॉप में खुद के लिए टेबल खरीदी है, एक चेयर खरीदी है, ये तुम्हारी एसेट्स कहलाई, ये परचेज नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। परचेज ऑफ एसेट, अगर कोई भी एसेट्स को तुम परचेज कर रहे हो अपने दुकान के लिए यूज में लाने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज के लिए अगर कोई सामान खरीद रहे हो, तो वो तुम्हारी परचेज में नहीं आएगी, वो एसेट्स में आएगी। नेक्स्ट है सेल्स, ठीक ना। तो सेल्स क्या हुआ? जब तुमने सामान खरीदा, अब तुम उसको बेच रहे हो, तो जो बेचने का प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, क्योंकि तुमको अब उससे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया? सेल हो गया। तो when goods are sold for cash, अब अगर गुड्स को कैश में, तुमने नगद में ही किसी को बेच दिया है ना, अगर किसी ने आया 10 रुपए का पेन लिया, तुमने 10 रुपए में पेन दे दिया, तो ये क्या हुआ? कैश सेल। लेकिन वहीं पे कोई आ रहा है कि 10 रुपए के पेन को उसने बोला कि मैं अभी परसों दूंगा, तो वो तुमने क्या दिया? उधार में दिया, है ना, तो ये तुम्हारा क्या कहला गया? क्रेडिट सेल कहला गया। तो ये क्लियर हुए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं परचेज रिटर्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का सीधे सीधे मतलब समझो, जो सामान हमने खरीदा था उसे वापस करना, ठीक है। मान लो कोई सप्लायर है फर्नीचर का, उसने फर्नीचर मंगाई, उसमें से कुछ फर्नीचर शायद डिस्ट्रॉय हो गई या काउंटिंग में कम थी, उसने पूरे का पूरा वापस कर दिया, ठीक है। उसने परचेज करके सामान को वापस ही सप्लायर की तरफ भेज दिया, तो ये क्या कहलाया? परचेज रिटर्न, ठीक है। और वैसे, और इसको क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड भी कहेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हुआ? अब ऐसे गुड्स जिसको हमने बेचा, मतलब बिजनेस ने बेचा, ठीक ना, लेकिन वो वापस आ गया। मान लो किसी ने चेयर लेके गई, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, कंफर्टेबल नहीं है, या उसका स्क्रू निकला है या कुछ है, तो उसने वापस कर दिया, तो ये क्या हुआ? बेचा हुआ माल वापस आ गया हमारे पास, तो ये क्या कहलाया? सेल्स रिटर्न। हमारे पास मतलब बिजनेस के पास जो माल वापस आ गया उसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसे सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? ऐसे गुड्स जो बेच नहीं पाए हैं हम, ठीक ना, हमारे पास पड़े हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक बोलेंगे। अब जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बचे हुए सामान रहेंगे उनको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और उसी सामान को हम अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारे वो सामान क्या कहलाएंगे? ओपनिंग स्टॉक। और प्रीवियस ईयर या जो प्रेजेंट ईयर था उसके लिए हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो ईयर खत्म होने वाला था उसके लिए वो क्लोजिंग स्टॉक, और जो आने वाला ईयर है उसके लिए वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये क्लियर हुआ। बचा हुआ माल को हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट, मान लो 10,000 के फर्नीचर हमने लिए थे जिसमें से हम 7,000 के बेच दिए, ठीक है। 7,000 के फर्नीचर हमने बेच दिए, लेकिन लास्ट के अंत में हमारे पास कितना बचा? 3,000 के
फर्नीचर बच गए हैं, ठीक ना, तो ये हमारा हो गया क्या, स्टॉक। अब जब हमारा रिवेन्यू, तो रिवेन्यू क्या होते हैं, ये पैसे जो गुड्स और सर्विस को बेच करके हमको मिलते हैं, मतलब बिजनेस को मिलते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिवेन्यू कहलाते हैं ना। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज डेली बेसिस में होती है, उनसे जो पैसा निकल के आता है वो कहलाता है रेवेन्यू। जैसे कि रेंट हो गया, रेंट मिल गया हमको कहीं से, इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ये सब क्या कहलाए, रेवेन्यू कहलाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होते हैं, जो टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ लिए थे। अब इन दोनों का जो टोटल होता है, जो प्रोडक्ट करने में गुड्स और सर्विस को खर्च होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, ठीक ना। तो कॉस्ट रॉ मटेरियल हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लेबर हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज हो सकता है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए जब डिस्काउंट आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं शर्ट खरीदने जो कि 700 की है, उसने कहा कि ये मैं 600 में दे रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला कि 700 की शर्ट को मैं 600 में दे रहा हूँ, तो ये जो 100 रुपए हुए वो क्या हुए, डिस्काउंट हुए आपके लिए, ठीक। ये हो गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे कंसेशन होता है, ऐसा डिस्काउंट होता है जो कस्टमर को लिस्ट प्राइस में दिया जाता है ना। अब मान लो, अब आप गए किसी मॉल में, ठीक है, मॉल में जा रहे हो, मान लो आप है कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, मतलब 1000 का सामान है जिसमें हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। ये सबके लिए लागू होगा, जितने कस्टमर होंगे सब के लिए सेम है, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस में, जिसमें 1000 का सामान था, जिसमें 10% उसने आपको डिस्काउंट दे करके दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इट इज स्टेटेड इन द इनवॉइस। ऐसे डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते हैं। वहीं कैश डिस्काउंट क्या है, जो कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो कस्टमर को दिया जाता है कि वो टाइम से पेमेंट कर दे। अगर मान लो 1000 का सामान हम कहीं से ले रहे हैं, 1000 का शर्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 1000 का शर्ट उसने बोला कि अगर आप आज ही पेमेंट करोगे तो मैं 50 रुपए छोड़ दूंगा, 950 रुपए में दूंगा आपको। तो ये जो 50 रुपए था वो हमारा क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ। ये क्यों दिया जाता है, ताकि कस्टमर इनकरेज हो जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए, टाइम टू टाइम पेमेंट करने के लिए। तो ये दिया जाता है, ये कैश में भी हो सकता है और चेक भी हो सकता है, ठीक है। और इस डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं अपने। जो अब हमारा नेक्स्ट है डेटर। तो डेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे लोग होते हैं या फर्म होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस से गुड्स या सर्विस उधार में लेती है, क्रेडिट में लेती है, ठीक ना। वो कौन कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, है ना। तो ऐसे समझो कि अगर ये बिजनेस है, ठीक, अब ये इंडिविजुअल है या बिजनेस ही है या फर्म है या कोई भी है जो इससे पैसा, जो इससे गुड्स लेके चला गया है उधार में, ये पैसा बाद में देगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, डेटर है, क्योंकि इससे पैसा आना भी बाकी है, ठीक ना, मनी रिसीव नहीं हुआ है, मनी रिसीव होना बाकी है। वहीं पे क्रेडिटर्स कौन हुए, क्रेडिटर्स जब बिजनेस को किसी पैसे की या गुड्स की जरूरत है और उसने उधार में लिया, ठीक ना। अब इसने उधार में लिया किसी से, फर्म से फर्म से या ऑर्गेनाइजेशन से, इसने उधार में लिया, तो ये अब पैसा देगा, तो इसके लिए ये सब कौन होगा, क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर्स जो होते हैं बच्चों, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है ना, क्योंकि अब इसको पैसा देना है, ठीक है। अब बिजनेस को पैसा देना है तो ये उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हुई, फर्म के लिए या बिजनेस के लिए लायबिलिटी। रिसीवेबल, तो रिसीवेबल क्या है, द टोटल अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन बिजनेस, ऐसा पैसा जो बिजनेस में रिसीव्ड हो रहा है,
वो हो गया रिसीवेबल। पेबल ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है, वो हो गया पेबल। एंट्री, एंट्री तो एंट्री क्या है बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, है ना, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, अकाउंट बुक में, तो वो क्या कहलाया, एंट्री कहलाया, है ना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाया, एंट्री करना। टर्नओवर क्या कहलाया बच्चों, कि टोटल अमाउंट ऑफ कैश और क्रेडिट सेल, चाहे कैश में हुआ हो चाहे क्रेडिट में हुआ हो, दोनों अमाउंट को मिला करके जो पैसा है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, वो क्या कहलाया, टर्नओवर, ठीक ना। इंसॉल्वेंट क्या कहलाया, कौन कहलाएगा बच्चों, तो ऐसा इंसान या ऐसा फर्म जो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास इतना ऐसा एसेट्स ही नहीं है कि वो अपनी एसेट्स को लगा के अपनी लायबिलिटी पे कर ले, वो क्या कहलाएंगे, इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और शी इज इनकेपेबल टू मीट ऑल हिज और हर लायबिलिटी, ठीक है, ये कहलाए क्या, इंसॉल्वेंट डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स तो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो बैड डेब्ट्स तो बच्चों ये जो वर्ड है ये तो अब आप लोग यूज कर लेना, बैड डेब्ट्स, है ना। बैड डेब्ट कैसे, अब आपसे किसी ने पैसा मांगा कि चल मैं तुझे दे दूंगा 4 महीने में, 5 महीने में, है ना, तो मुझे पैसा दे दे अभी, आपने दे दिया। अब आपने दे दिया, अब 4 महीने बीत गए, जो भी आपने उसको टाइमलाइन दी थी वो टाइम चला गया, ठीक है, उसके बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं है कि अब ये पैसा देगा कि नहीं देगा। तो जो पैसा डूब जाता है या लगता है कि अब मिलना मुश्किल है, तो वो क्या कहला जाएंगे, बैड डेब्ट्स कहला जाएंगे, ठीक है। द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड, जो पैसा रिकवर नहीं हो सकता है वो क्या कहलाएंगे, बैड डेब्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब वाउचर्स, तो वाउचर्स क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं इसमें, उसे क्या कहेंगे, वाउचर्स कहेंगे। अकाउंट, तो अकाउंट क्या होता है बच्चों, अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉपर्टी इनकम एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अकाउंट, है ना। ये टेबुलर फॉर्म में होता है, तो कैसे होता है टेबुलर फॉर्म में, मान ये है, ठीक है, ये अकाउंट हो गया, ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये राइट हैंड साइड कहलाएगा, ठीक है। अकाउंट का ऐसा कि ये टेबुलर फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे अमाउंट हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया अकाउंट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा बना रहता है, ठीक है। इसमें सब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, आ रहा है तो कुछ आ रहा होगा, तो ये क्या कहलाया, डेबिट कहलाया और क्रेडिट कहलाया, है ना। तो हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इसको हम क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहेंगे, ठीक है। अकाउंट के एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, इनको हम शॉर्ट में क्या, डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। अब बच्चों ये अभी हमारा लास्ट है, नॉट लीस्ट, बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको हम अब साथ साथ में पढ़ते जाएंगे जहां भी आएंगे, पर आज की क्लास के लिए अब ये लास्ट है, जिसका नाम है कमीशन। तो कमीशन क्या होता है बच्चों, ऐसा रेम्यूनरेशन जो एजेंट को पे किया जाता है उसकी सर्विस के लिए, ठीक ना। एजेंट है जो पॉलिसी बेच रहा है ना, तो उसको जितनी भी पॉलिसी मिलेंगी उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, कमीशन, एक परसेंटेज मिलेगा, ठीक ना। तो उस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है, और लेने वाले को क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे, ठीक ना, राइट। क्लियर हुआ। कमीशन, कमीशन वो एक्टिविटी है बिजनेस की, मान लो बिजनेस लैंड बेचने का काम करता है, वो अब एक एजेंट को रख देगा कि तुम लैंड दिखाओ क्लाइंट को, ठीक ना। अब क्लाइंट आया, अब इसने फिक्स रखा हुआ है कि मुझे 10% चाहिए है, चाहे जितने भी बेचूंगा, जो भी अमाउंट होगा उससे ज्यादा में ही बेचेगा वो, और उसका वो 10% अपने पास रखेगा, तो ये जो 10% है वो क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो बच्चों आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।